हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 10 परिवहन तथा संचार। ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में चर्चा की थी, जो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन और संचार के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन परिवहन का वो साधन है जिसमें जल के माध्यम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का परिवहन किया जाता है। जल परिवहन का महत्व क्यों इतना ज़्यादा होता है? क्योंकि जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। यानी अगर हम परिवहन के अन्य साधनों से अगर इसकी तुलना करें तो ये परिवहन के अन्य साधनों में सबसे सस्ता साधन होता है। ये उन वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे अनुकूल होता है जो वस्तुएं स्थूल हों, यानी सॉलिड हों और वजनदार हों, जैसे लौह अयस्क का परिवहन हो या कोयले का परिवहन हो। इस तरह इन वस्तुओं का अगर हम एक देश से दूसरे देश को अगर हम आयात या निर्यात करते हैं तो जल परिवहन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये परिवहन का साधन ऊर्जा की कम खपत करता है, क्योंकि यदि हम किसी स्टीमर से या नाव से अगर हम या किसी भी परिवहन जल परिवहन के जो भी साधन होते हैं उनके माध्यम से अगर हम ले जाते हैं तो उसको गति तो ऑलरेडी जो समुद्र की या नदियों की जो धाराएं हैं, पानी का जो बहाव है, उसको गति उसी से मिल जाती है, बस उसको कंटिन्यू रखना होता है। इसके लिए हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। अब ऊर्जा की खपत कम होती है इसलिए ये पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचाता है, यानी ये पर्यावरण का हितैषी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जल परिवहन परिवहन का एक ऐसा माध्यम है जो इको फ्रेंडली है। अब जल परिवहन में दो तरीके के परिवहन के प्रकार हैं। एक है अंतःस्थलीय जलमार्ग, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम से जाना जाता है। अंतःस्थलीय जलमार्ग वो जलमार्ग होते हैं जो किसी देश में नदियों और नहरों के माध्यम से होने वाले परिवहन होते हैं। यानी किसी देश के अंदरूनी भाग में, आंतरिक भाग में, स्थल के भीतर नदियों और नहरों के माध्यम से होने वाले परिवहन को ही हम अंतःस्थलीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवेज की भी संज्ञा दी गई है। भारत जैसे देश में इन जलमार्गों के विकास, इनके टूट फूट होने पे मरम्मत और इन परिवहन के साधनों पे किस तरीके से नियम कौन से अप्लाई किए जाएंगे, इसके लिए भारत सरकार ने 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की थी। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग या नेशनल वाटरवेज निम्नलिखित हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो नेशनल वाटरवे नंबर इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है, जो गंगा नदी के जो निचला पार्ट है उस पे बना हुआ है, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद देखते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 2, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, सादिया से धुबरी तक। ये रहा सादिया और ये रहा धुबरी। तो सादिया से धुबरी तक नेशनल वाटरवे नंबर 2, जिसकी लंबाई है 891 किलोमीटर, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 3, कोट्टापुरम से कोल्लम, जो कि केरल में फैला हुआ है, जो 168 किलोमीटर लंबा है। तो केरल के इस भाग में हम देखेंगे, केरल में जो अपर पार्ट है, ऊपर वाला भाग है, नॉर्दर्न एरिया, वहाँ पे पूरा फैला हुआ है हमारा कोट्टापुरम से कोल्लम तक नेशनल वाटरवे नंबर 3। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 4, जो कि हमारा फैला है काकीनाडा से पुदुचेरी नहर के साथ गोदावरी तथा कृष्णा नदी के
विस्तार के साथ फैला हुआ है, लगभग 1078 किलोमीटर की लंबाई में। तो इसको हम देखते हैं। ये नेशनल वाटरवे नंबर 4 हमारा दिखाया गया है, जो कि काकीनाडा से पुदुचेरी, काकीनाडा इधर है, यहाँ पुदुचेरी है, और ये पूरा नेशनल वाटरवे नंबर 4 फैला हुआ है। इसके बाद देखते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 5, जो कि मातई नदी, महानदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी के विस्तार तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई है 588 किलोमीटर। यहाँ हमारा आता है नेशनल वाटरवे नंबर 5, जो कि मुख्यतः महानदी और ब्राह्मणी नदी के विस्तार के साथ फैला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, यानी महासागरों के माध्यम से जो भी व्यापार किया जाता है वो आता है। तो भारत से दूसरे देशों के बीच में जो भी आयात निर्यात या जो भी व्यापार किया जाता है वो मुख्यतः महासागरीय मार्गों के माध्यम से किया जाता है। इन महासागरीय मार्गों के माध्यम से किया जाने वाला व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता है। तो भारत में 7517 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। ये समुद्र तट 7517 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, जिस पे मुख्य जो बंदरगाह हैं, सी पोर्ट्स हैं, उनकी संख्या 12 है, और छोटे छोटे 185 बंदरगाह हैं, समुद्र पतन है, सी पोर्ट्स हैं, जिनसे व्यापार को सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में जो भी व्यापार किया जाता है दूसरे देशों को, उसका लगभग 95%, यानी कि उनके भार के अकॉर्डिंग, अगर वेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो जितना भी विदेशी व्यापार होता है उनका वेट के अकॉर्डिंग 95% व्यापार महासागरीय मार्गों से होता है, और अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो 70% विदेशी व्यापार इन्हीं महासागरीय मार्गों के माध्यम से ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं वायु परिवहन के बारे में, एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो वायु परिवहन के बारे में देखने से पहले हम इसके महत्व की चर्चा कर लें कि वायु परिवहन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वायु परिवहन का महत्व इसलिए है क्योंकि ये परिवहन का सबसे तेज साधन है, यानी कि परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा इसमें परिवहन में कम समय लगता है, और साथ ही ये बहुत ही कंफर्टेबल साधन है, यानी बहुत आरामदेह साधन है। इससे उन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है जो वस्तुएं जिनका वेट कम होता है, यानी जो हल्की होती हैं और जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जितने आभूषणों का या हीरे वगैरह का जो भी व्यापार किया जाता है, जिनका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उनका वेट कम होता है। तो ऐसी चीज़ों के व्यापार के लिए, ऐसी चीज़ों के परिवहन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा होता है एयर ट्रांसपोर्टेशन, हवाई मार्गों से होने वाला परिवहन। इसके बाद इसके अलावा इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये यात्रा के समय को घटाता है, और समय को घटा के ये कंपैरेटिवली डिस्टेंस को भी कम कर देता है। यानी डिस्टेंस तो उतनी ही होती है, लेकिन समय के अनुसार, अगर समय के रेफरेंस में हम डिस्टेंस देखते हैं तो वो घट जाता है, क्योंकि ये यात्रा के समय को घटा देता है। इसका महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों में भी सेवाएं प्रदान करता है जहाँ पे सड़क के माध्यम से या रेल के माध्यम से या जल परिवहन के माध्यम से सेवाएं नहीं प्रदान की जा सकती हैं। जैसे जो भी कठिन क्षेत्र हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग नहीं जा सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी जो वायु परिवहन होता है वो अपनी सेवाएं देता है। खास करके जब कोई आपदा वाली स्थिति होती है, तो ऐसे आपदा की स्थिति में जब सारे मार्ग ध्वस्त हो जाते हैं, जब सारे रेल रोड सब कुछ ख़त्म हो जाता है, टूट फूट जाता है, तब वायु परिवहन के माध्यम से ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में, ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ जा पाना मुश्किल होता है, ऐसे क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को राहत बचाव कार्य इसी वायु परिवहन के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद देखते हैं भारत में वायु परिवहन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, जब सबसे पहला जो डाक सेवा का संचालन किया गया था लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में, जो कि चलाया गया था इलाहाबाद से नैनी के बीच में।
इसके बाद धीरे धीरे भारत में कई सारी कंपनियां आती गईं और भारत में वायु परिवहन की सेवा का विस्तार होता गया। लेकिन भारत में वायु परिवहन को सही ढंग से, सक्षम और सुरक्षित तरीके से सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में भारतीय वायु प्राधिकरण एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये प्राधिकरण भारत में जो भी वैमानिकी संचार सेवाएं हैं या यात्री सेवाएं हैं उनको सुरक्षित और सक्षम बनाने का पूरा उत्तरदायित्व इसी एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे ही होता है। बहुत सारी कंपनियां आई परिवहन के क्षेत्र में, वायु परिवहन के क्षेत्र में, लेकिन 1953 में वायु परिवहन का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो सबको मिला के केवल 2 निगम बनाए गए थे। एक था एयर इंडिया लिमिटेड और दूसरा था इंडियन एयरलाइंस। अब आइए देखते हैं, इनको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि एयर इंडिया कैसी सर्विस प्रोवाइड कराता है और इंडियन एयरलाइंस कैसी सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो एयर इंडिया लिमिटेड इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड कराता था। 31 देशों में अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करता था, यानी कि भारत से दूसरे देशों में वायु परिवहन प्रोवाइड कराने के लिए जो निगम बनाया गया था वो था एयर इंडिया लिमिटेड। और भारत के आंतरिक क्षेत्रों में, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य या भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो भी वायु सेवाएं अवेलेबल कराई जाती थी वो इंडियन एयरलाइंस के माध्यम से ही कराई जाती थी। अब ये जो इंडियन एयरलाइंस था इसका विलय कर दिया गया एयर इंडिया में, जो एयर इंडिया का अभी हाल ही में निजीकरण किया जा चुका है, जिसको टाटा सन्स ने खरीद लिया है। अब यहाँ ये बता दें कि जो एयर इंडिया की शुरुआत हुई थी वो टाटा JRD टाटा ने ही की थी और बाद में भारत सरकार ने इसे सार्वजनिक क्षेत्र में खरीद लिया था। लेकिन अभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसकी वजह से एयर इंडिया को फिर से टाटा सन्स ने खरीद लिया है, इसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। इसके अलावा भारत में वायु सेवा प्रोवाइड कराने के लिए और भी कई सारी निजी कंपनियां हैं, जैसे इंडिको, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज और गो फर्स्ट जैसी जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, वो भारत में वायु सेवाएं अवेलेबल करा रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें पवन हंस, तो निजी क्षेत्र में ये हेलीकॉप्टर सेवा है जो कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सेवा देता है। यानी कहीं भी अगर तेल क्षेत्र या प्राकृतिक गैस क्षेत्र मिलता है तो ऐसे क्षेत्रों में लोगों को पहुंचाने, वहां से जो भी अन्य सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड कराने का काम ये पवन हंस जो निजी क्षेत्र का हेलीकॉप्टर सेवा है वो प्रोवाइड कराता है। इसके अतिरिक्त जो भी अगम्य क्षेत्र हैं, दुर्लभ पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहां लोगों का जा पाना संभव नहीं होता है, ऐसे क्षेत्रों में ये पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा प्रोवाइड कराई जाती है। खास करके जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्यटन का विकास करना है, ऐसे पर्यटन वाले क्षेत्रों में पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी कहीं आपदा आती है तो ऐसे आपदा वाले क्षेत्रों में भी ये पवन हंस जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो राहत बचाव कार्य में आगे रहता है। आगे हम देखते हैं पाइपलाइन परिवहन। तो पाइपलाइन परिवहन में पाइपलाइन के माध्यम से जो भी तरल या गैसीय अवस्था में वस्तुएं होती हैं उनका लंबी दूरी तक परिवहन किया जाता है। यानी कि तरल और गैसीय पदार्थों का लंबी दूरी तक परिवहन के लिए सबसे सक्षम साधन है पाइपलाइन। इन पाइपलाइंस के माध्यम से ठोस पदार्थों को भी तरल अवस्था में बदलकर प्रवाहित किया जाता है। ठोस पदार्थों को जब तरल अवस्था में बदलते हैं तो उसको कहते हैं स्लरी फॉर्म। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कोयला होता है उसको स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट करके इन पाइपलाइनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूर स्थित दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। अब भारत में जो भी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है उसके लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड इस कार्य में संलग्न रहती है। यानी कि भारत में जो भी पाइपलाइन परिवहन से संबंधित जो क्षेत्र है उसको ऑयल इंडिया लिमिटेड संभालती है। सारा उत्तरदायित्व ऑयल इंडिया लिमिटेड का होता है। कोई भी भारत में कच्चे तेल की खोज करनी हो, प्राकृतिक गैस
के क्षेत्रों की खोज करनी हो या वहाँ से उत्पादन करना हो या उत्पादित जो कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस है उसका परिवहन करना हो, इन सारी क्रियाओं में ऑयल इंडिया लिमिटेड संलग्न होता है, उसी का पूरा उत्तरदायित्व होता है। आइए अब देखते हैं पाइपलाइन के लाभ क्या हैं, क्यों हम लोग कच्चे तेल को या गैस को हम पाइपलाइन के माध्यम से प्रवाहित करते हैं। तो इसलिए किया जाता है कि ये तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन का एक तो सबसे सस्ता साधन है, यानी कि इसमें पैसे की खर्च, पूंजी की खपत कम होती है। इसके साथ ही इन चीज़ों के परिवहन बहुत तेज़ गति से होता है इसमें, क्योंकि इसमें ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती है, इसलिए बहुत तेज़ गति से इसमें परिवहन होता है। दूसरा लाभ ये है कि ऐसी जो पाइपलाइनें होती हैं वो किसी भी उबड़-खाबड़ क्षेत्र में, पानी के अंदर, हवाई मार्ग पे या स्थल भाग पे कहीं भी बिछाई स्थल के अंदर वाले भाग में भी इसको बिछाया जा सकता है, इसलिए इनसे परिवहन ज़्यादा लाभकारी होता है तरल पदार्थों का। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि अन्य साधनों की अपेक्षा इनके संचालन, इनके रखरखाव में भी लागत कम लगती है, क्योंकि सड़कें हैं चाहे रेल मार्ग हैं, उनकी रखरखाव में इसकी अपेक्षा ज़्यादा खर्च होता है, जबकि पाइपलाइन के रखरखाव में उतना खर्च नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पाइपलाइनों में ऊर्जा की खपत कम होती है, क्योंकि उसमें किसी चीज़ को हमको ऊर्जा जलती नहीं है, हम सीधे पाइपलाइन के माध्यम से, फोर्स के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम तेल का या जो गैस है उसका प्रवाह कर सकते हैं। जबकि अन्य परिवहन के साधनों में हमको ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है उसको गति देने के लिए। तो पाइपलाइनों में ऊर्जा की खपत कम होती है, इसलिए ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, यानी कि ये इको फ्रेंडली होती हैं। इसके अतिरिक्त रेल मार्ग या सड़क मार्ग में कई बार जैम लगने की वजह से बहुत देरी होती है और जो परिवहन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है, जबकि पाइपलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी तरीके की कोई बाधा नहीं पहुंचती है, कोई बाधा इसको प्रभावित नहीं करती है। इसलिए पाइपलाइनों के माध्यम से जो परिवहन होता है उसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। इतने लाभ होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां, कुछ लिमिटेशंस इसकी हैं जो उसके परिवहन को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइपलाइन का जो नेटवर्क होता है उसके निर्माण में थोड़ा खर्च होता है, लेकिन उसके बाद उसके रखरखाव पे बाकी चीज़ों की अपेक्षा कम खर्च होता है, तो निर्माण पे इसके खर्च ज़्यादा होता है। दूसरा कि एक बार पाइपलाइन बिछ गई तो उसकी क्षमता को न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है, एक लिमिटेशंस इसकी ये हो गई। इसके अतिरिक्त कई बार सुरक्षा संबंधी जो खतरे हैं उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसी पाइपलाइनें ऐसे जंगलों के माध्यम से या समुद्र के अंदर से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे किसी के भी अटैक करने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सुरक्षा संबंधी जो खतरे होते हैं इनमें होते हैं, उनको सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कहीं भी अगर पाइपलाइन में लीकेज है जिसकी वजह से तेल का रिसाव हो रहा है, तो ऐसे में वायु भी, ऐसे में जो हमारा इन्वायरमेंट है वो तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ में कहाँ से लीकेज है ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी लंबी पाइपलाइन में लीकेज कहाँ है इसको ढूंढ पाना थोड़ा सा टफ काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो भी पाइपलाइंस हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं। तो भारत में एशिया की जो पहली देशपारीय पाइपलाइन है, यानी एक देश में ही दूरी तक फैली हुई जो पाइपलाइन है वो नहरकटिया से बरौनी तक है। नहरकटिया असम में स्थित है और वहाँ से बिहार के बरौनी तक फैली हुई है और बाद में इसको यूपी में कानपुर तक फैला दिया गया, यानी कि ये पूरा जो लंबा पाइपलाइन है वो एक पाइपलाइन है। इसके अलावा दूसरा पाइपलाइन अंकलेश्वर से कोयली, गुजरात में ही अंकलेश्वर से कोयली तक का पाइपलाइन फैला हुआ है। इसके अलावा तीसरा है मुंबई हाई से कोयली, तो मुंबई हाई से कोयली तक का फैला हुआ क्षेत्र है पाइपलाइन। इसके अतिरिक्त हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर के मध्य फैला हुआ है
तो हजीरा, विजयपुर और यहाँ यूपी में जगदीशपुर, ये पूरी लंबी पाइपलाइन। इसके अतिरिक्त सलाया गुजरात से मथुरा, यहाँ सलाया गुजरात से और यहाँ मथुरा, ये पूरी पाइपलाइन। इसके अलावा नुमालीगढ़ असम से सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, नुमाली से सिलीगुड़ी, ये पूरा जो पाइपलाइन है वो। तो ये देखा हमने कि भारत में ये प्रमुख पाइपलाइंस हैं जिसके माध्यम से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे संचार। संचार किसे कहते हैं? जिस तरीके से किसी वस्तु या पदार्थों का परिवहन का आदान प्रदान परिवहन कहलाता है, उसी तरीके से दो व्यक्तियों के बीच विचारों का, भावनाओं का, सूचनाओं का या संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। तो संचार के दो साधन हैं। एक है वैयक्तिक संचार, यानी जब दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन हो, संचार हो, बातचीत हो, भावनाओं का आदान प्रदान हो, सूचनाओं का आदान प्रदान हो, तो उसको वैयक्तिक संचार कहते हैं। दूसरा सार्वजनिक संचार, यानी कि जब पब्लिकली संचार का, जब हम अपने भावनाओं को और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो सार्वजनिक संचार कहलाता है। अब आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो वैयक्तिक संचार यानी कि जब दो लोगों के बीच में संदेशों का, विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे हम वैयक्तिक संचार कहते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसके माध्यम होते हैं पत्र या मोबाइल है या ईमेल है। इस तरीके से हम किसी दो व्यक्तियों के बीच में जो संचार होता है उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा दूसरा है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, या जिसको हमने सार्वजनिक संचार कहा। तो जन संचार का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सूचना का या अपने विचारों का या संदेशों को जब हम एक बहुत बड़े जनसमूह तक, एक बहुत बड़ी भीड़ तक जब हम उसको पहुंचाते हैं तो उसको जन संचार कहते हैं। जैसे कोई भी जनसभा हो, उसमें अपने विचारों को हम सब तक पहुंचाएं। कोई सम्मेलन, कोई मीटिंग हो रही हो, उसमें अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। या रेडियो के माध्यम से हम एक स्थान पे बैठे अपने विचारों को देश के हर एक क्षेत्र तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं, सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। जैसे टीवी, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान एक बहुत बड़े जनसमूह तक करते हैं। तो इसी को कहते हैं जनसंचार या मास कम्युनिकेशन। अब जो जनसंचार या मास कम्युनिकेशन था, उसका पहला साधन था रेडियो। उसका एक साधन रेडियो था। तो रेडियो एक ऐसा साधन है जो श्रव्य साधन है, यानी कि जिसको हम सुन के सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। तो रेडियो का प्रचलन बहुत पुराने समय से था। जब रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा 1923 में। बाद में 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने रेडियो को अपने नियंत्रण में ले लिया और बाद में इस इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का नाम 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और बाद में 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। यहाँ हम देख सकते हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का लोगो कैसा था और बाद में एयर इंडिया और या आकाशवाणी का जो लोगो हुआ वो कैसा था, यहाँ हम उसके देख सकते हैं उसको। अब ये जो रेडियो है, इस पे शिक्षा से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं या शिक्षा से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हैं उनको प्रसारित किया जाता है, या मनोरंजन से रिलेटेड जैसे गानों का प्रसारण किया जाता है या समाचार बुलेटिन्स का प्रसारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त संसद के जो विशेष सत्र होते हैं उनको भी इस पे, उनसे रिलेटेड भी जो सूचनाएं हैं उस पे प्रसारित किया जाता है रेडियो पे। इसके अलावा जनसंचार का दूसरा माध्यम था टेलीविज़न, टीवी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दूरदर्शन। ये संचार का एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी एक ऐसा माध्यम जिसमें हम सूचनाओं को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसमें जहाँ पे सेवाएं सबसे पहले भारत में टीवी की जो सेवाएं थीं वो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक ही सीमित थी। केवल वही एक सेंटर था जहाँ से टीवी की
सेवाएं प्रसारित की जाती थी और वो सेवा सबसे पहले शुरू हुई थी 1959 में। बाद में कई सारे अन्य केंद्र चालू हो गए थे। 1972 के बाद से प्रसारण के लिए, टीवी प्रसारण के लिए कई सारे केंद्र चालू कर दिए गए थे जहां से टीवी का प्रसारण किया जाता था। टीवी पे अलग अलग चीज़ों का प्रसारण किया जाता था। बाद में 1976 में जो टेलीविज़न था उसको ऑल इंडिया रेडियो से अलग करके इसको दूरदर्शन के रूप में एक नई पहचान दी गई थी, दूरदर्शन के रूप में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डीडी। इसके बाद हम देखेंगे कि इनसेट 1A जो उपग्रह था उसके द्वारा प्रसारण होना शुरू हुआ और उसके द्वारा होने वाले प्रसारण को कहा गया DD1। और इस DD1 के माध्यम से सूचनाओं को या मनोरंजन वाली किसी चीज़ का हम प्रसारण भारत के पिछड़े या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक करने में भारत सरकार सक्षम रही। इसके बाद आते हैं उपग्रह संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट के माध्यम से किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, तो हम देखते हैं सैटेलाइट के माध्यम से दो तरीके से कम्युनिकेशन होता है। एक तो जो ये संचार की स्वयं की एक विधा है, यानी सैटेलाइट से जो भी इमेजरी ली जाती है, जो भी पिक्चर्स लिए जाते हैं, उनको देख के हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं। किससे रिलेटेड? मौसम के पूर्वानुमान से रिलेटेड या प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी से रिलेटेड हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं, या सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सुरक्षा के लिए हम चौकसी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उपग्रह संचार स्वयं भी एक संचार की विधा है। और इसके अतिरिक्त ये संचार के जो अन्य साधन होते हैं जैसे रेडियो है, टीवी है, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब के संचालन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि हम देखते हैं जब भी आसमान में बादल होते हैं, मौसम ख़राब होता है, ऐसे में हमारे टीवी पर प्रसारण ख़राब हो जाता है, मोबाइल में सिग्नल्स गायब हो जाते हैं, इंटरनेट नहीं चलता है। तो वो इसीलिए नहीं चलता है क्योंकि जो सैटेलाइट से जो वेव्स वापस हमको मिलती हैं, उन वेव्स के आने में बाधा पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारे जो सिग्नल हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरीके से उपग्रह संचार खुद भी संचार का एक माध्यम है और संचार के जो अन्य साधन हैं उनको भी चलाने में हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं कि भारत में जो उपग्रह प्रणाली है वो दो भागों में बांटी जा सकती है। एक को कहते हैं इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और दूसरे को कहते हैं IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो इनसेट जो होता है वो उसकी स्थापना 1983 में की गई थी, जबकि IRS की स्थापना 1988 में की गई थी। इनसेट एक ऐसा उपग्रह प्रणाली है जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, यानी जो दूर संचार में हेल्पफुल होता है, यानी कि टीवी, रेडियो, इन सब के प्रसारण से रिलेटेड है। दूसरा कि इससे मौसम संबंधी जो अवलोकन है, यानी कि मौसम की जो पूर्वानुमान है, जो भविष्यवाणी, जो फोरकास्टिंग होती है, वो इस उपग्रहों से जो इमेजरी प्राप्त होती है, इमेज जो मिलता है, पिक्चर्स मिलते हैं, उससे हम लगा सकते हैं। इसके अलावा किसी क्षेत्र में आपदा का कब आने वाली है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात उत्पन्न हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, या वो कितने समय में भारत के जो तट है उसको टच करेगी, ये सब की जानकारी, या अन्य जो कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, इन सब की जानकारी हमको इनसेट उपग्रह से जो प्राप्त चित्र हैं उनसे मिलते हैं। जबकि IRS का जो डाटा होता है वो केवल प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, यानी कि किसी क्षेत्र में वनों की क्या स्थिति है, या किसी क्षेत्र में जो जीव जंतु हैं, वन्य जीव, उनकी क्या स्थिति है, या किसी भी क्षेत्र में जो खनिज संसाधन, ऊर्जा के संसाधन हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनके प्रबंधन के लिए IRS उपग्रह की सूचनाओं को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनसेट होता है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन सभी के साथ काम करने वाला एक उद्यम है। जबकि IRS केवल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ काम करता है, यानी कि IRS की जो नोडल एजेंसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। इस तरीके से हमारा आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा
और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।